अध्याय 81। क्या हमारे बीच की खाई वाकई इतनी बड़ी है? जयामा साम्राज्य की राजधानी में इन दिनों शहर में उत्साह का माहौल था। हर कुछ सालों में एक बार आयोजित होने वाली अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में अनगिनत दर्शक आए थे। अल्केमिस्टों के बीच इस प्रतियोगिता ने सभी का ध्यान खींचा। हालांकि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के अंतिम परिणाम ने जयामा साम्राज्य में कई लोगों को असंतुष्ट, यहाँ तक कि क्रोधित भी कर दिया। कारण ये था कि प्रथम स्थान का विजेता चुयून साम्राज्य का एक अल्केमिस्ट निकला। ये परिणाम जयामा साम्राज्य के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों के लिए एक बड़ा झटका था, जो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, और साम्राज्य में समग्र मनोबल को एक महत्वपूर्ण झटका लगा। जयामा साम्राज्य और चुयून साम्राज्य हमेशा से दुश्मन रहे थे। दोनों देशों के बीच लगातार युद्ध और संघर्ष होते रहे थे। अब जयामा साम्राज्य की राजधानी में अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पहला स्थान दुश्मन देश के किसी व्यक्ति ने ले लिया। कितना हास्यास्पद है। उस शाम प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद राजधानी में एक सराय के कमरे से रोशनी चमकी, लेकिन बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई। इस समय ज़ियाओयान अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। वास्तव में वहां हमेशा कोई बेहतर होता है। मुझसे छोटी लड़की जो कीमिया में इतनी अविश्वसनीय प्रतिभा रखती है। ज़ियाओयान ने आह भरते हुए अपने आप से सोचा। उसने भी प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन उसे केवल तीसरा स्थान मिला था। दूसरा स्थान राजकुमारी यूएर को मिला। चुयून साम्राज्य के कीमियागर से हारना ज़ियाओयान को बहुत परेशान नहीं करता था, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तव में उससे बहुत बड़ा था। लेकिन राजकुमारी याओ यू के कौशल ने ज़ियाओयान को उस कीमियागर प्रतिभा पर संदेह करना शुरू कर दिया, जिस पर उसे हमेशा गर्व था। दस्तक दस्तक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ियाओयान ने अपना गला साफ किया, जल्दी से अपनी निराश अभिव्यक्ति को छिपाते हुए कहा, अंदर आ जाओ। एक नाजुक हाथ ने धीरे से दरवाज़ा खोला और एक जानी पहचानी शख्सियत अंदर आई। परिचित आकर्षक चेहरे को देखकर ज़ियाओयान को राहत महसूस हुई और वह मुस्कुराया। यह जुन एर थी। ज़ियाओयान गेगे, आज तुमने कैसा काम किया? जुन एर ज़ियाओयान के पास चली गई और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। तीसरा स्थान। चुयू साम्राज्य का वह छिपा हुआ कीमियागर वाकई बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जयामा शाही परिवार द्वारा पोषित उस छोटी लड़की के पास इतने प्रभावशाली कीमियागर कौशल होंगे। क्या ये हो सकता है कि गूफी का आकस्मिक मार्गदर्शन वास्तव में इतना शक्तिशाली है? ज़ियाओयान ने अपनी नाक रगड़ी, थोड़ा निराश महसूस किया। जब वह राजधानी में आया था तो उसने राजकुमारी याओ यू के बारे में सुना था कि उसे गूफी नामक किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार उसने हाल ही में गूफी के बारे में सुना था और उसे व्यापक रूप से जाना पहचाना या पूजनीय व्यक्ति नहीं मानता था। लेकिन आज राजकुमारी याओ यू की कीमियागिरी कौशल उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगर वह सिर्फ चुयू साम्राज्य के कीमियागर से हार जाता तो ये समझ में आता, लेकिन वह इतने लंबे समय से याओ लाओ के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। वह राजकुमारी यूएर या ज्यादा सटीक रूप से गूफी से कैसे हार सकता था? इस समय ज़ियाओयान अभी भी गूफी की असली पहचान से अनजान था। उसने सिर्फ इतना सुना था कि गूफी एक असाधारण प्रतिभाशाली युवक था, जो कुछ महीने पहले राजधानी में छठे दर्जे के उड़ने वाले जादुई जानवर के साथ आया था, जिससे काफी हलचल मच गई थी। उसे एहसास नहीं था कि गूफी की कीमियागिरी क्षमताएं भी इतनी भयानक थीं। गूफी। ज़ियाओयान द्वारा गूफी का जिक्र सुनकर जुनर की आंखें चमक उठीं और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वह रुकी, फिर थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, अगर गूफी मार्गदर्शन दे रहा था तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जुनर गूफी की कीमियागिरी की क्षमता के बारे में जानती थी। गू कबीले में वापस वह पहले से ही 7वीं कक्षा का कीमियागर था। कीमिया के ज्ञान और प्रतिभा के मामले में गूफी पूरे गू कबीले में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। जयामा साम्राज्य में तो बिल्कुल नहीं। तुम उसे जानते हो? जुन एर की आवाज सुनकर ज़ियाओयान हैरान होकर पूछने से खुद को नहीं रोक सका। मैं उसे जानता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं। ज़ियाओयान के सवाल पर जुन एर का शरीर थोड़ा तनावग्रस्त हो गया और उसने आगे की जांच से बचने के लिए जल्दी से एक सहज तरीके से जवाब दिया। सहज रूप से वह नहीं चाहती थी कि ज़ियाओयान को पता चले कि वह पहले भी शादीशुदा थी। लेकिन ज़ियाओयान की आंखों में संदेह को देखकर जुन एर घबराए नहीं। इसके बजाय उसने विषय बदलने का एक तरीका सोचा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकाला और उसे ज़ियाओयान के हाथ में रख दिया। एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी
एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए एक नीले फूल के साथ चुपचाप खिल गई, जिसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे चमक रही थी। यह एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी जिसे जुन एर ने ये जानने के बाद पाया था कि 7 जादुई हरी आत्मा लारगूफी द्वारा ले ली गई थी। यह एक और जड़ी बूटी थी जो आत्मा की शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकती थी। ज़ियाओ यान का ध्यान आखिरकार भटक गया, उसकी आंखें जड़ी बूटी पर टिक गईं। जुन एर ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ज़ियाओ यान गेगे, यह एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जो आत्मा की शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकती है। ज़ियाओ यान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जुन एर ने इसे धीरे से अपने हाथ में रखा और उसकी आंखें कृतज्ञता से नर्म हो गईं। जुन एर, धन्यवाद। ज़ियाओ यान गेगे, जब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये काफ़ी है। ज़ियाओ यान ने जड़ी बूटी को दूर रखा और दोनों ने एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए अपनी भावनाओं को चुपचाप अपनी निगाहों से बहते हुए साझा किया। अचानक कमरे में जगह हिल गई। जुन एर की आंखें सिकुड़ गईं। बुजुर्ग नानहाई, वह जल्दी से घूमी, एक परिचित बुजुर्ग चेहरा देखा। जुन एर घबरा कर खड़ी हो गई, ध्यान आकर्षित किए बिना अपने पीछे ज़ियाओ यान को ढालने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि गू कबीले के ज्यादातर बुजुर्ग ज़ियाओ यान को पसंद नहीं करते थे, इसलिए अगर वे अचानक प्रकट हुए तो क्या ये हो सकता है कि उनका इरादा उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बीच ज़ियाओ यान जुन एर के पीछे खड़ा था, पूरी तरह से भ्रमित था। अचानक प्रकट हुए बुजुर्ग व्यक्ति का दबाव बहुत ज्यादा था, जिससे ज़ियाओ यान को लगा कि अगर बुजुर्ग उसे मारना चाहे तो उसे चींटी की तरह कुचल दिया जाएगा। जुन एर, घर लौटने का समय हो गया है। गू कबीले के बुजुर्ग ने ज़ियाओ यान पर अपनी नज़र घुमाते हुए देखा। जुन एर ने अर्थपूर्ण भाव से कहा, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। उसके लौटने की एक और अपील सुनकर जुन एर के माथे पर बल पड़ गए और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। वह अभी अभी ज़ियाओ यान से मिली थी और इतनी जल्दी अलग नहीं होना चाहती थी। ये सुनकर गू कबीले के बुजुर्ग ने भौहें सिकुड़ी और ज़ियाओ यान की ओर देखा। जुन एर, जब से तुमने गू कबीले को छोड़ा है, तुम्हारी प्रगति रुक गई है। क्या तुम जानती हो कि गू फेई ने गू कबीले को छोड़ने के 1 साल से भी कम समय में ही डू वेनेरे क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। तुम्हारे प्रदर्शन ने कबीले के नेता और बुजुर्गों को बहुत निराश किया है। अगर तुम्हारी स्थिर साधना न होती तो हम तुम्हें वापस लाने के लिए मजबूर नहीं होते। बुजुर्ग ने निराशा के लहजे में बात की और आह भरी। गू फेई ने डू वेनेरेट में प्रवेश कर लिया। बुजुर्ग के शब्दों से जुन एर दंग रह गई। उसने प्रतिक्रिया करने के लिए एक पल लिया, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से गू फी की साधना की तीव्र प्रगति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। क्या हमारे बीच की खाई इतनी बड़ी हो गई है, यह मुझे पता भी नहीं चला। जुन एर ने अपनी आंखें नीची कर लीं, उसका मन अनजाने में गू कबीले की कुछ घटनाओं को याद करने लगा और उसके चेहरे पर कड़वाहट की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने गुलाबी निचले होंठ को हल्के से काटा और उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी हथेली में धंस गईं। हालांकि उसने जल्दी से खुद को संभाला, उसकी निगाहें शांत हो गईं क्योंकि उसने अपने पीछे ज़ियाओ यान के बारे में सोचा और विनती करने का फैसला किया। बड़े नानहाय, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी साधना की उपेक्षा कर रहा हूँ। ... मैं निश्चित रूप से अब से कड़ी मेहनत करूंगा। क्या आप मुझे और समय दे सकते हैं? उसने थोड़ी हताशा के साथ विनती की, उसका माथा सिकुड़ गया। गू फी एक डू आदरणीय है। एक डू आदरणीय एक डू पूर्वज से भी अधिक शक्तिशाली होता है। उसके बगल में ज़ियाओ यान, जो जुन एर और गू नानहाई के बीच बातचीत सुन रहा था, चौंक गया। जियामा साम्राज्य में डू सम्राट या डू राजा को देखना भी दुर्लभ था। डू वेनेरेट स्तर वर्तमान में उसके लिए एक दूर की किंवदंती से अधिक कुछ नहीं था। अध्याय 82। क्या तुमने बहन के साथ कुछ बुरा किया? इस बार कबीले के नेता ने आदेश दिया है, भले ही हमें तुम्हें बांधना पड़े, हम तुम्हें वापस ले जाएंगे। जुन एर की विनती का सामना करते हुए बुजुर्ग ने अपना सिर सख्ती से हिलाया और फिर एक झटके में उसके बगल में आकर उसे ज़ियाओ यान से अलग कर दिया। जुन एर ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया और ज़ियाओ यान की पलक झपकने से पहले ही कमरा खाली हो गया। ज़ियाओ यान वहां खड़ा था, इतना भयभीत कि उन्हें रोकने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि जुन एर ने उसे ले जाने से पहले एक आखिरी नज़र डाली थी। बुजुर्ग बस बहुत डरावना था। जुन एर, मुझे माफ कर दो। जुन एर के जाने के कुछ समय बाद ही ज़ियाओ यान आखिरकार उससे बाहर आया। ये सब मेरी गलती है कि मैं इतना काया हूँ। उसने अपना सिर तेजी से हिलाया, अपनी कमजोरी के लिए खुद से नफरत करते हुए।
अपनी मुठियां भींचते हुए ज़ियाओयान की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं क्योंकि उसने एक दिन जुनर के कबीले में जाकर उसे खोजने की कसम खाई। लेकिन फिर ये सोचकर कि उसका कबीला कितना शक्तिशाली था, वह निराश होने लगा। उस बुजुर्ग ने अकेले ही अपना पूरा दबाव छोड़े बिना उसे पूरी तरह से स्थिर कर दिया था और वह जुनर की सुरक्षा में था। इतना शक्तिशाली कबीला, क्या मैं वास्तव में उन तक पहुंच सकता हूं? ज़ियाओयान ने खुद का मजाक उड़ाते हुए फूट फूट कर हंसा। अगर उसके पास डू पूर्वज की ताकत होती तो शायद उसे आत्मविश्वास होता। लेकिन दुख की बात है कि वह बहुत कमजोर था और अब ये सब जानने से उसका आत्मविश्वास और भी कम हो गया, जिससे वह पीछे हट गया। मुझे पहले अपने गुरु को जगाने पर ध्यान देना चाहिए। काफी देर बाद ज़ियाओयान ने जुनर द्वारा लाई गई आध्यात्मिक जड़ी बूटी निकालते हुए आह भरी। आखिरकार जुन-एर को उसके कबीले के सदस्यों ने ले लिया था, इसलिए उसे तत्काल किसी भी खतरे में नहीं होना चाहिए। ये कबीला सूर्य अग्नि की प्राचीन वेदी पर गूफी ने धीरे से ज़ियाओयिजियान के चेहरे से बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा हटाया और धीरे से पूछा, तुम्हारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? ज़ियाओयिजियान को स्नेह महसूस होता है। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी की कोमलता को महसूस करते हुए ज़ियाओयिजियान के गाल लाल हो गए और उसने एक नर्म आवाज में जवाब दिया, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। हालांकि बेहद शर्मीली, ज़ियाओयिजियान गूफी के करीब झुकी, उसके कंधे पर आराम किया। दोनों गले मिले, उनकी सांसें आपस में मिल गईं, दिल एक साथ धड़क रहे थे, चुपचाप अपनी आत्माओं के मिलन का आनंद ले रहे थे। इस बार गूफी और ज़ियाओयिजियान वास्तव में एक हो गए थे। उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेमी बन गए। आमतौर पर भोले भाले जियान और किंगलिन भी कुछ अलग महसूस कर सकते थे। हालांकि उन्होंने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि गूफी और ज़ियाओयिजियान के बीच का रिश्ता अस्पष्ट दोस्ती की सीमा को पार कर गया था। गूफी पर ज़ियाओयिजियान की अचेतन निर्भरता और उसकी धैर्यपूर्ण देखभाल ने जियान और किंगलिन को ये स्पष्ट कर दिया। एक दिन जब वे एक कमरे में बातचीत कर रहे थे, जियान आलस से गूफी के पास बैठ गई, लगभग मेज पर लेट गई। उसने गूफी की तरफ देखा, जो सावधानी से ज़ियाओयिजियान के बालों में कंघी कर रही थी। उसकी जिज्ञासा बमुश्किल ही नियंत्रित हो पा रही थी। जियान को जिज्ञासा महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। बड़े भाई गूफी, आप और बहन ज़ियाओयिजियान, क्या उस वेदी में कुछ हुआ था? जियान ने अपनी आंखें मूंद ली, एक मासूम नजर से हंसी, लेकिन उसका सवाल बिल्कुल सीधा था। कौन इतनी सीधी बात पूछता है? गूफी ने ज़ियाओयिजियान के बालों में कंघी करना समाप्त करने के बाद उसकी नज़र उनके आपस में जुड़े हाथों पर टिकी हुई थी। उसकी नज़र तीव्र थी। गूफी के जवाब देने से पहले पास बैठी ज़ियाओयिजियान सीधी हो गई। उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था, उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि वह बोलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। बच्चों को ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। गूफी ने असहाय होकर हंसते हुए ज़ियाओयिजियान के हाथ को आराम देने के लिए धीरे से दबाया। उसके हाथ की गर्माहट ने ज़ियाओयिजियान को और भी अधिक शर्मा दिया। अपने दूसरे हाथ से गूफी ने चंचलता से जियान के माथे पर दस्तक दी, जिससे एक तीखी आवाज निकली और जियान की चीख के साथ बातचीत समाप्त हुई। किंगलिन को जिज्ञासा महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 70। किंगलिन अधिकारक्षित होने के कारण जियान की तरह सीधे नहीं पूछती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासु निगाह अभी भी उन पर टिकी हुई थी। गूफी हंसी। ये दोनों लड़कियां वास्तव में जिज्ञासु थीं। कुछ और दिनों के बाद ये देखकर कि ज़ियाओयिजियान बिना किसी समस्या के पूरी तरह से ठीक हो गया था, गूफी ने जाने की तैयारी की। जाने से पहले गूफी ने ये परिवार को एक ज़ैद स्लिप दी। यह एक स्थानिक ज़ैद स्लिप थी। भविष्य में अगर ये परिवार को कभी गूफी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो वे उसे कुचलकर उसे बुला सकते थे। धन्यवाद सीनियर। सुरक्षित यात्रा सीनियर। गूफी द्वारा इसका उपयोग समझाने के बाद ये झोंग और अन्य लोग कृतज्ञता से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने गूफी और उसके समूह को सम्मानपूर्वक विदा किया। ज़ियाओयिजियान के भयानक जहर शरीर को हल करने के बाद गूफी की सेंट्रल प्लेन्स में गतिविधियां और अधिक इत्मीनान से हो गईं। आखिरकार अब जब वह डू वेनेरेट स्तर पर पहुंच गया था तो उसका शरीर लगातार डू क्यू को अवशोषित कर रहा था। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि थोड़ी सी भी छूट उसकी साधना को प्रभावित करेगी। एक दिन गूफी को अचानक अपनी अंगूठी में बंद आदरणीय तियानहुओ की आत्मा याद आ गई। हम पहले से ही सेंट्रल प्लेन्स में हैं। गूफी ने आत्मा को खोला और तियानहुओ प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज रही थी। धन्यवाद युवा मित्र। बाहर की दुनिया को देखकर
आदरणीय तियानहुओ की आंखें खुशी से भर गईं और उसने चारों ओर नजर घुमाई। फिर उसकी नजर गूफी पर पड़ी, जो विस्मय से भरी हुई थी। तियानहुओ को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 50। आदरणीय तियानहुओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही महीनों में गूफी का स्तर डू पूर्वज से डू आदरणीय तक बढ़ गया था। ऐसी प्रतिभा राक्षसी से कम नहीं थी। युवा मित्र, आपकी साधना प्रतिभा वास्तव में मेरे जीवनकाल में देखी गई सबसे अच्छी है। आदरणीय तियानहुओ ने प्रशंसा की। एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने आखिरकार कुछ अजीब तरीके से कहा, युवा मित्र, मैं देख रहा हूं कि आपकी आत्मा की शक्ति सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा है और आपके पास एक स्वर्गीय ज्वाला है। आप एक कीमियागर होंगे, है न? गूफी ने सिर हिलाया। पहले से ही अंदाजा लगा रहा था कि वह आगे क्या पूछ सकता है। मेरा एक अशिष्ट अनुरोध है, क्या आप मुझे एक शरीर बनाने में मदद कर सकते हैं? डू तकनीक स्क्रॉल सिर्फ आपको बाहर लाने के लिए है, ये शरीर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर युवा मित्र मुझे मेरा शरीर वापस पाने में मदद करने के लिए तैयार है तो मैं तब से आपकी सेवा में रहूंगा। आदरणीय तियानहुओ ने विनती की। वह अपना शारीरिक रूप वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था। इसके अलावा गूफी का अनुसरण करना आदरणीय तियानहुओ के लिए शर्मनाक नहीं था। मूल कहानी में ज़ियाओयान बहुत कमजोर था, यहाँ तक कि जब उसने आदरणीय तियानहुओ से अपना अंगरक्षक बनने के लिए कहा तो बाद वाले ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की, एक छोटी समय सीमा तय की। लेकिन गूफी इतना युवा और पहले से ही डू वेनेरेट स्तर पर असीमित क्षमता रखता था, संभवतः डू सेंट तक भी पहुंच सकता था। उसका अनुसरण करना उसके गौरव को ठेस नहीं पहुंचाएगा। आदरणीय तियानहुओ की चिंताजनक अभिव्यक्ति को देखकर गूफी एक पल के लिए झिझक गया। अपनी स्थिति को देखते हुए उसे वास्तव में किसी अनुयायी की आवश्यकता नहीं थी। उसके कबीले के बुजुर्ग सभी शक्तिशाली थे। हालांकि ये देखते हुए कि उसे कभी कभी अपनी यात्रा के दौरान अकेले काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जियो यीजियान और किंग लिन के लिए एक मजबूत अंगरक्षक होना फायदेमंद हो सकता है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी ने सहमति में सिर हिलाया। अध्याय 83। अलविदा, मुझे तुम्हारी याद आएगी। याओ तियानहुओ ने आभार व्यक्त किया। भावना मूल्य जोड़ 60। धन्यवाद मेरे दोस्त। एक बार जब मैं अपना भौतिक शरीर वापस पा लूंगा, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस पूछ लेना। आदरणीय तियानहुओ की आंखें चमक उठी। कृतज्ञता से भरकर उसने गूफी को देखा। हालांकि गूफी की झिझक भरी अभिव्यक्ति ने आदरणीय को थोड़ा अनिश्चित बना दिया। क्या कुछ गड़बड़ है मेरे दोस्त? बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें पुनर्जीवित करने के लिए मेरे पास अभी भी कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी है, गूफी ने हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हालांकि गूफी ने आदरणीय को उसके भौतिक शरीर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन ये तुरंत नहीं किया जा सका। गूफी ने आवश्यक गोलियां और जादुई जानवर का खून होने के बावजूद अपने साथ आवश्यक मानव शरीर नहीं रखा। कोई चिंता नहीं, इतने सालों के इंतजार के बाद मुझे थोड़ा और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है, स्वर्गीय अग्नि आदरणीय ने आश्वस्त होकर कहा, यह विश्वास करते हुए कि गूफी आसानी से अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आदरणीय की आत्मा भंडारण रिंग में वापस आ गई और गूफी के पुनरुत्थान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयुक्त मानव शरीर खोजने की प्रतीक्षा कर रही थी। ज़ियाओ यीजियान के लिए भयानक जहर शरीर के छिपे हुए खतरों को हल करने के बाद गूफी की अगली प्राथमिकता विभिन्न प्रकार की स्वर्गीय लपटों को इकट्ठा करने और परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना था। मूल कहानी को याद करते हुए गूफी को एहसास हुआ कि एकमात्र ज्ञात अपरिष्कृत स्वर्गीय ज्वाला 3000 जलती हुई लपटें थीं, जिन्हें पिल्टोवर द्वारा कैद किया गया था। अभी तक किसी ने इसे परिष्कृत नहीं किया था और सभी के पास इसे आजमाने का मौका था। हालांकि इस अवसर के लिए पिल्टोवर की प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करना आवश्यक था। गूफी के लिए शीर्ष 10 में आना मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रतियोगिता से पहले कुछ साल बचे होने के कारण उसने प्रतीक्षा करने की योजना नहीं बनाई। पर्याप्त शक्ति से सभी नियम तोड़े जा सकते हैं। गूफी ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए पिल क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया। हालांकि पिल टॉवर के नियम में कहा गया था कि केवल शीर्ष 10 ही 3000 जलती हुई लपटों को वश में करने का प्रयास कर सकते हैं। गूफी का मानना था कि पर्याप्त उत्तोलन के साथ पिल टॉवर उसके लिए अपवाद बना सकता है। पिल टॉवर पवित्र पिल सिटी में स्थित था, जो सेंट्रल प्लेन्स का दिल है। गूफी पहले से ही पिल क्षेत्र में था, इसलिए यह बहुत परेशानी वाली बात नहीं होगी। यात्रा ज्यादातर घटनाहीन थी, लेकिन अपवाद भी थे। एक शाम
गूफी और उसके समूह को पिल्क क्षेत्र के भीतर एक गुट के साथ परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे लिए उस जादुई जानवर को मार डालो और उस आदमी को भी मार डालो। महिलाओं को मेरा बिस्तर गर्म करने दो। गूफी के सामने 3 उड़ने वाले जादुई जानवर मंडरा रहे थे। नेता 20 साल का एक युवक था जो गूफी के समूह को एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ देख रहा था, जबकि उसके बगल में 2 बुजुर्ग पुरुषों ने भी क्रूर मुस्कान दिखाए। पिल्क क्षेत्र में छठी रैंक का उड़ने वाला जादुई जानवर होना असामान्य नहीं था, इसलिए दूसरे समूह ने स्पष्ट रूप से गूफी और उसके साथियों को गंभीरता से नहीं लिया। मैं बस इस बात से चिंतित था कि मेरे पास उपयोग करने के लिए कोई शरीर नहीं है और तुम यहाँ हो, सही समय पर। युवक की बातें सुनकर गूफी की आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक उठी। अपने हाथ की एक लहर से युवक और 2 बुजुर्गों को छोड़कर सभी को तुरंत कुचल दिया गया। क्या? ये भयानक दृश्य देखकर युवक पीला पड़ गया। मृतकों में एक डू पूर्वज था जिसे बिना किसी चेतावनी के मार दिया गया था। मास्टर ली, मास्टर वांग, मेरी रक्षा करो। युवक जल्दी से 2 बुजुर्गों के पीछे छिप गया। 2 बुजुर्गों, एक 7 सितारा और एक 8 सितारा डू पूर्वज, को भी डर का एहसास हुआ क्योंकि गूफी की पिछली कार्रवाई ने उन पर बहुत दबाव डाला था। वरिष्ठ, हम मूर्ख थे, कृपया इसे हमारे खिलाफ मत रखिए। उनमें से एक ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, कांप रहा था। युवक ने इतने कठिन प्रतिद्वंद्वी को लात मारने की उम्मीद नहीं की थी, यह महसूस करते हुए कि 2 बुजुर्ग भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। बहुत देर हो चुकी है, गूफी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता तो वह मर जाता, इसलिए उसे इन लोगों पर कोई दया नहीं थी। पलक झपकते ही युवक और 2 डू पूर्वज गूफी द्वारा मारे गए। उसने 8 सितारा डू पूर्वज के शरीर को रख लिया और इसका उपयोग आदरणीय तियानहुओं को पुनर्जीवित करने के लिए करने की योजना बनाई। जियो यी जियान और किंगलिन इस दृश्य से अप्रभावित थे। अगर उनमें ताकत होती तो वे भी ऐसा ही करते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे कमजोर होते तो उनका क्या हश्र होता। चलो चलते हैं। इसके बाद गूफी ने एक सुनसान जगह ढूंढी, गोलियां, जादुई जानवर के खून की कई बोतलें और लाश निकाली। फिर उसने अंगूठी से स्वर्गीय अग्नि आदरणीय की आत्मा को मुक्त किया। सर याओ, मुझे अपनी आत्मा शक्ति का एक धागा दे दो, गूफी ने शांति से कहा। उसे विश्वास था कि वह इस पुनरुत्थान तकनीक में सफल हो सकता है, भले ही उसने पहले कभी ऐसा करने का प्रयास नहीं किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के आदरणीय तियानहु ने अपनी माथे से अपनी आत्मा शक्ति का एक धागा निकाला और उसे गूफी की ओर भेजा। गूफी ने आत्मा के धागे को पकड़ा और लापरवाही से उसे लाश में डाल दिया। फिर उसने उसे एक गोली देते हुए कहा, इसे ले लो और जैसे ही मैं संकेत दूं, शरीर में प्रवेश करो। आदरणीय तियानहु ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिना किसी हिचकिचाहट की गोली निगल ली और उत्सुक दिखे। गूफी ने फिर लाश को स्वर्गीय लपटों से परिष्कृत करना शुरू किया। शरीर को ऊर्जा देने के लिए उसमें जादुई जानवर का खून डाला। जैसे ही खून मिला, लाश जीवित होने लगी। सर याओ, अब गूफी के आदेश पर आदरणीय तियानहु की आत्मा शरीर में घुस गई। एक जलती हुई गर्मी महसूस हुई, लेकिन दर्द के बजाय वो खुशी से हंस पड़ा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो याओ तियानहु को वास्तव में जीवित महसूस हुआ। अब वह केवल भटकती हुई आत्मा नहीं थी। हालांकि उसकी ताकत अपने चरम पर नहीं लौटी थी, लेकिन वह 2 सितारा डू वेनेरेट के स्तर पर पहुंच गया था। उसे अपनी ताकत वापस पाने में कुछ साल लगेंगे। पूर्व शक्ति। याओ तियानहु आभार व्यक्त करते हैं। भावना मूल्य जोड़ 50। महान दयालुता के लिए धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। अब से मैं आपकी सेवा में हूँ, मेरे दोस्त। वह फिर से जीवित होने की अनुभूति से इतना अभिभूत था कि वह लगभग आंसू बहाने लगा। अब गूफी के समूह में एक और सदस्य था। हालांकि आदरणीय बातूनी नहीं था, लेकिन जीवंत माहौल ने उसे प्रभावित किया। एक दिन जब जियान एक गोली चबा रही थी तो वह अचानक जम गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये देखते हुए जियाओ यी जियान ने पूछा, जियान, क्या कुछ गड़बड़ है? बड़ी बहन जियाओ यी जियान, मुझे लगता है कि मुझे अपने वंश से जुड़ी एक उपस्थिति का एहसास हो रहा है, जियान ने धीरे से कहा। उसकी नज़र उस उपस्थिति के फीके निशान का अनुसरण कर रही थी। अध्याय 84। जुनर का निर्णय वास्तव में खराब है। अंधकार के शून्य में एक खाली जगह जहां कोई पहाड़, पानी या पेड़ नहीं है। इसके बजाय ये भयानक सूक्ष्म हवाओं से भरा हुआ है जो आत्माओं को तितर बितर कर सकती हैं और अराजक स्थानिक धाराएं एक शक्तिशाली डू वेनेरेट को भी नष्ट करने में सक्षम हैं। इस अराजक तूफान के केंद्र में एक विशाल बैंगनी जानवर रहता है जो सैकड़ों फीट लंबा है।
ये स्थानिक धाराओं से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, इसके बजाय ऐसा लगता है कि जानवर का शरीर इस कठोर वातावरण से प्रभावित हो रहा है और अधिक मजबूत और लचीला हो रहा है। अचानक जानवर अराजक स्थान के भीतर कुंडलित होकर अपना विशाल सिर घुमाता है। उसके पहाड़ के आकार की पुतलियां एक भूतिया बैंगनी प्रकाश से चमकती हैं। यह विशाल प्राणी एक बैंगनी ड्रैगन के रूप में प्रकट होता है, जिसके तराजू कई क्रमों के परिमाण से स्टील से भी अधिक कठोर होते हैं। ये है शाही खून की आभा। बैंगनी ड्रैगन शाही खून की लंबे समय से खोजी गई आभा को महसूस करता है। उसकी निगाहें एक विशिष्ट दिशा पर टिकी होती है। यह अपना मुंह खोलता है और उत्साह से भरी आवाज में चिल्लाता है, ज़ेयान के वंश से जुड़ा हुआ। क्या ये हो सकता है? प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति से कोई आया है। इस समय शेर राजा की पीठ पर सवार गूफी ज़ेयान की बातें सुनता है और जल्दी से स्थिति का अनुमान लगाता है। मूल कहानी में ज़ेयान को प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के सदस्यों द्वारा महसूस किया गया था और मध्य क्षेत्र में पहुंचने के तुरंत बाद उसे उनके कबीले में वापस ले जाया गया था। हालांकि कबीले की वर्तमान अराजक स्थिति को देखते हुए गूफी निश्चित नहीं हो सकता कि यह प्राचीन शून्य ड्रैगन दोस्त है या दुश्मन। पुराने ड्रैगन सम्राट के गायब होने के बाद से कबीला 4 गुटों में बंट गया है। उनमें से पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी ड्रैगन राजा कबीले के एकमात्र शासक बनने की लालची महत्वाकांक्षा रखते हैं। केवल पूर्वी ड्रैगन द्वीप के बुजुर्ग और सदस्य शाही वंश के प्रति वफादार रहते हैं, अथक रूप से इसकी तलाश करते हैं। ज़ेयान, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके कबीले के सदस्य आसपास हैं? किंगलिन ने अपनी आवाज में कोमल और शर्मीली आवाज में पूछा। ज़ेयान, हालांकि अनिश्चित है, लेकिन झिझकते हुए सिर हिलाती है। उसकी आंखें संदेह से भरी हैं। वह फिर गूफी की ओर देखती है, कुछ आश्वासन की उम्मीद करती है। हालांकि अपनी रक्तरेखा से अचानक जुड़ाव से वह रोमांचित है, लेकिन वह एक घबराहट भी महसूस करती है और गूफी से पुष्टि चाहती है। ज़ेयान, अगर तुमने पहले ही इसे महसूस कर लिया है, तो तुम्हारे कबीले के सदस्यों को भी तुम्हारी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, गूफी ने उसे मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ। ज़ेयान ने चिंतनशील चुप्पी में डूबने से पहले सिर हिलाकर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उनके सामने अचानक एक दरार खुल गई। ज़ेयान की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे लगा कि रक्तरेखा का संबंध मजबूत और नजदीक होता जा रहा है, जिससे वह इसे स्पष्ट रूप से देख पा रही है। एक मजबूत आकृति दरार से बाहर निकलती है। जैसे ही यह आकृति दिखाई देती है, क्षेत्र पर एक जबरदस्त दबाव पड़ता है, जिससे शेर राजा एक शीर्ष छठी रैंक का जादुई जानवर डर से कांप उठता है। एक 8 सितारा डू वेनेरेट। अपने भौतिक रूप को पुनः प्राप्त करने के बाद स्वर्ग की लो वेनेरेबल तुरंत नवागंतुक की ताकत को पहचान लेती है। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर होती है। गूफी को भी मजबूत व्यक्ति की आभा महसूस होती है, लेकिन वह बेफिक्र रहता है। हालांकि वह अभी तक इस व्यक्ति को हरा नहीं सकता, लेकिन वह चिंतित नहीं है। डू वेनेरेट में अपनी हाल की सफलता के बाद से गूफी ने क्षण भर के लिए एक परिचित आभा महसूस की थी। हालांकि वह उस समय इसे पहचान नहीं सका, लेकिन अब उसे संदेह है कि प्राचीन कबीले के बुजुर्ग गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर वह गलत है, तो गूफी को अभी भी अपने दादा द्वारा प्रदान की गई स्थानिक ज़ेड पर्ची को कुचलने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। इस 8 सितारा डू वेनेरेट की दुर्जय उपस्थिति के बावजूद गूफी शांत और निडर रहता है। हाँ, ये वास्तव में शाही वंश है। मैंने आखिरकार इसे पा लिया है। चमड़े के कवच में एक मध्यम आयु वर्ग का मजबूत व्यक्ति उत्साह से चिल्लाता है। उसकी निगाहें ज़ेयान पर टिकी हुई हैं। किसी कारण से ज़ेयान की आंखें भी उस पर टिकी हुई हैं। उसकी भावनाएं अनिश्चित हैं। एक पल के बाद वह आदमी दिल खोलकर हंसता है। उसकी आवाज़ आसमान में गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है, जो भारी ड्रैगन शक्ति से भरी हुई है। ज़ेयान आश्चर्य और खुशी के मिश्रण से अपनी आंखें चौड़ी करके इस आदमी के साथ रिश्तेदारी की सहज भावना महसूस करती है। क्या आप मेरे कबीले के सदस्यों में से एक हैं? वह झिझकते हुए मुस्कुराती हुई पूछती है। हाँ, हम दोनों प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के हैं और आप शाही वंश से हैं। आदमी मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और कहता है, हे किंग को आपको वापस ले जाने की अनुमति दे। कबीले के बड़े बुजुर्ग तुम्हारे लौटने की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। हे किंग नाम सुनते ही गूफी के बचे हुए संदेह गायब हो जाते हैं। वह इस प्राचीन शून्य ड्रैगन सदस्य को अच्छी तरह से याद करता है, क्योंकि हे किंग मूल कहानी में अक्सर दिखाई देता था। उसने ड्रैगन कबीले के विद्रोह के दौरान शाही वंश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया। ज़ेयान एक गहरी सांस लेती है और गूफी को देखती है।
उसे स्वीकृति में सिर हिलाते हुए देखकर उसकी आंखों में अनिच्छा का एक निशान दिखाई देता है। ज़ियान अनिच्छुक महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। चूंकि कोई उसके लिए आया है और गूफी ने इसकी पुष्टि की है, इसलिए ज़ियान जानती है कि उसे जाना चाहिए। हालांकि वह अपनी असली उत्पत्ति को उजागर करने के लिए तरस रही थी, अब जब अवसर आ गया है तो वह खुद को अलग होने के लिए तैयार नहीं पाती है। अलविदा भाई गूफी, अलविदा बहन ज़ियाओ ज़ियान, किंग लिन। जब तक हम फिर से न मिलें। ज़ियान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए गूफी, ज़ियाओ ज़ियान और किंग लिन को एक आंसू भरी विदाई देती है। अलविदा। ज़ियाओ ज़ियान और किंग लिन जवाब देते हैं, उनकी आंखें अश्रुपूर्ण आंसू से भरी हुई हैं। ज़ियान जब तक हम फिर से न मिलें। गूफी ने हाथ हिलाया क्योंकि उन्होंने ज़ियान को हेई किंग का अंतरिक्ष दरार में पीछा करते हुए देखा। पलक झपकते ही वे दृष्टि से गायब हो गए। प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले का शाही वंश। किसने सोचा होगा। गूफी के साथ जुड़ी हुई सभी महिलाएं असाधारण हैं। एक के पास विषैले विष शरीर है, दूसरी के पास ट्रिपल ज़ैड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स हैं। दूर के शून्य में एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग हैरानी से देखता है। आह, गूफी की तुलना में जुनर का लोगों के बारे में निर्णय वास्तव में कमज़ोर है। बुजुर्ग कुछ मामलों के बारे में सोचते हुए आह भरता है, अपनी निराशा को छिपाने में असमर्थ। अध्याय 85। चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वर्गीय ज्वाला खोजने ले चलूंगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में काले कपड़े पहने एक युवक अपनी पीठ पर एक बड़ा काला शासक लिए जियामा साम्राज्य की राजधानी से 100 मील दूर एक पीली मिट्टी की सड़क पर अकेला चल रहा था। युवक की अभिव्यक्ति शांत थी और उसके कपड़ों पर खून की हल्की गंध थी। त्वचा के दिखाई देने वाले पैच पर तलवार के कई निशान थे। ये युवक कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ यान था, जिसने पहले नालन यानरान के साथ लड़ाई की थी। नालन यानरान के हमले भयंकर थे और साधारण औषधीय गोलियां उपचार के लिए प्रभावी नहीं थीं। ज़ियाओ यान ने कोई आपत्ति नहीं की, बस अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसका दिल शांत था। इस बार मूल कहानी के विपरीत ज़ियाओ यान की मुलाकात हाई बोडोंग या रानी मेडुसा से नहीं हुई। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था और युन ने द्वंद्वयुद्ध को नहीं छोड़ा जैसा कि उसने मूल कहानी में किया था। नतीजतन पहाड़ पर चढ़ने के बाद ज़ियाओ यान कुछ चीज़ों से सावधान, बहुत घमंडी तरीके से काम नहीं करता था, न ही वह मूल कहानी की तरह आक्रामक तरीके से बोलता था। उस दिन पहले मिस्टी क्लाउड सेक्ट के भव्य चौक पर चांद सफ़ेद लबादा पहने हुए नालन यानरान ने अपनी युवावस्था की भोली भाली हरकतें छोड़ दी थीं। ज़ियाओ यान को देखकर, जिसे उसने 3 साल से नहीं देखा था, उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं और उसके नाजुक चेहरे पर ठंडक का आभास था। अपनी तलवार निकालते हुए उसने सीधे ज़ियाओ यान की ओर इशारा किया। नालन यानरान, 3 साल का समझौता हो गया है। आज आइए इस द्वंद्वयुद्ध के साथ इन 3 सालों की शिकायतों का निपटारा करें। ज़ियाओ यान ने गहरी आवाज में कहा। उसने अपनी पीठ से विशाल काले शासक को खींच लिया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, युद्ध के लिए तैयार। 3 साल बीत चुके थे और दोनों जियामा साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से थे। दोनों ने महत्वपूर्ण प्रगति की। मुझे उम्मीद है कि यह तमाशा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ऊंचे मंच पर खड़ी युन ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसकी नज़र ज़ियाओ यान और नालन यानरान पर टिकी हुई थी, क्योंकि वे लड़ने के लिए तैयार थे। उसके दिल में हल्की सी आहें निकल रही थीं। उस साल की घटनाओं के बारे में सोचते हुए युन को अभी भी ज़ियाओ परिवार के प्रति कुछ अपराधबोध महसूस हो रहा था। आखिरकार उस समय नालन यानरान की हरकतें थोड़ी ज्यादा आक्रामक थीं। शायद अगर दोनों परिवारों ने निजी तौर पर चीजों पर चर्चा की होती तो आज की स्थिति से बचा जा सकता था। चौक पर हवा एक पल के लिए शांत हो गई। ज़ियाओ यान की उंगलियां कांप उठीं क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही समय में उसके और नालन यानरान के बीच की दूरी कम हो गई। उसने अपनी कलाई को मोड़ते हुए ठंडी सांस ली और तलवार ने कुशलता से उनके बीच की जगह को रोक दिया। तीव्र डूक्यू बेतहाशा उतार चढ़ाव के साथ, उनके टकराव के केंद्र से चमकदार रोशनी के फटने के साथ। युन चुपचाप देखती रही। हालांकि ज़ियाओ यान के हमले भयंकर थे, हर चाल जानलेवा लग रही थी, युन को नालन यानरान की चिंता नहीं थी। ये 3 साल का द्वंद्व यानरान के लिए अनुभव हासिल करने का एक अच्छा अवसर भी था। जीते या हारें, ये लड़ाई उसकी ताकत और मानसिकता को बहुत लाभ पहुंचाएगी। और युन की मौजूदगी में भले ही यानरान हार जाए, वह किसी भी वास्तविक खतरे में नहीं होगी। युन को विश्वास था कि वह 20 साल से कम उम्र की किशोरी से यानरान को बचा सकती है।
वह डू ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी ओर ज़ियाओ यान डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच पाया था क्योंकि याओ लाओ जल्दी ही गहरी नींद में चले गए थे और उन्होंने ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत नहीं किया था। प्रारंभ में डेमोनिक बीस्ट माउंट में प्रशिक्षण से प्राप्त अपनी अच्छी तरह से विकसित डू तकनीकों के कारण उनका ऊपरी हाथ था एंड रेंज। हालांकि जैसे ही नालन यानरान ने अपने डू ग्रैंड मास्टर स्तर का खुलासा किया और मिस्टी क्लाउड सैक्ट की कुछ गुप्त युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया, ज़ियाओ यान ने जल्दी ही खुद को नुकसान में पाया, कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज़ियाओ यान, तुम हार गए हो, नालन यानरान ने हवा में अपनी संक्षिप्त स्थिति से कहा। उसकी आवाज़ ठंडी और आज्ञाकारी थी। उसे विश्वास था कि वह इस द्वंद्व को समाप्त कर सकती है और कुछ और चालों में ज़ियाओ यान को हरा सकती है। ऐसा लगता है कि मेरे पास इसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ज़ियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी। उसकी आंखें जटिल विचारों से भरी हुई थी, जैसे कि कोई कठिन निर्णय ले रही हों। अगले ही पल ज़ियाओ यान के हाथ में भारी काला शासक अचानक सुनहरी रोशनी की एक परत उत्सर्जित करता है। इससे निकलने वाली तीव्र गर्मी चौक में सभी को महसूस हो रही थी। उनके अगले संघर्ष में ज्वाला ने नालन यानरान के डूकी हुई हमले को पिघला दिया और जल्दी से उसकी सुरक्षा को भेदते हुए उसकी तलवार तक पहुंच गई। ज्वाला आश्चर्यजनक गति से जल रही थी। पवित्र सोना सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा था। ये कैसे संभव है? नालन यानरान का चेहरा सदमे से भरा हुआ था, इससे पहले कि वह जल्दी से अपनी तलवार फेंक दे। ये किस तरह की ज्वाला है जो डूकियों को जला सकती है? यून यून भी सुनहरी लौ को देखकर चौंक गई। एक पल में वह दो लड़ाकों के बीच में आ गई, नालन यानरान के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ी हो गई। यानरान, हार स्वीकार करो, यून यून ने बिना सिर घुमाए ठंडे स्वर में आदेश दिया। नालन यानरान की खूबसूरत आंखें अनिच्छा से चमक उठी। गुरु, ये ज्वाला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यदि आप लड़ना जारी रखते हैं तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। यून यून का स्वर दृढ़ था और उसकी चिंता स्पष्ट थी। मैं हार स्वीकार करती हूँ, नालन यानरान ने आखिरकार सिर नीचे करके एक दबी हुई आवाज में कहा। जिस क्षण नालन यानरान ने हार स्वीकार की, ज़ियाओ यान ने सुनहरी लौ को वापस ले लिया। तलवार के घावों और खून के धब्बों से लथपथ वह भारी शासक पर झुक गया, मुश्किल से खड़ा था। उसने जो ज्वाला इस्तेमाल की थी वह जुनर द्वारा दी गई स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला की एक किरण थी। इसके साथ ज़ियाओ यान ने स्थिति को पलट दिया और नालन यानरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये समझते हुए कि उसने बाहरी साधनों से जीत हासिल की है और महसूस किया कि उसकी जीत पूरी तरह से सम्मानजनक नहीं थी, ज़ियाओ यान ने आगे दबाव नहीं डाला। इसके अलावा यून यून, एक डू सम्राट की उपस्थिति में, वह जानता था कि वह उसे धमकाने के लिए ज्वाला पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने दिल खोलकर हंसा और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां से चला गया। ज़ियाओ यान, ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रशिक्षण अच्छी तरह से आगे बढ़ गया है। जैसे ही ज़ियाओ यान दिन की घटनाओं पर विचार करते हुए चला, अचानक उसके दिमाग में एक जानी पहचानी बूढ़ी आवाज गूंजी। ज़ियाओ यान ठिठक गया, फिर जल्दी से महसूस किया कि याओ लाओ जाग गया था। शिक्षक, आप जाग गए हैं, ज़ियाओ यान ने कहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को नए जागृत याओ लाओ को सुनाना शुरू किया, हालांकि अब उसे नालन यानरान की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे वास्तव में चिंता इस बात की थी कि जुन एर को जियामा साम्राज्य में ले जाया गया था। ज़ियाओ यान द्वारा अपनी कहानी समाप्त करने के बाद याओ लाओ ने एक पल के लिए चुपचाप सुना। ज़ियाओ यान, अपनी साधना पर ध्यान दें। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जल्दी जानना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। याओ लाओ ने गहरी सांस ली। ज़ियाओ यान के शब्दों से याओ लाओ ने कुछ बातें समझ ली थीं। जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने उल्लेख किया था, गूफी संभवतः जुन एर की उम्र के समान ही डूवेनेरेक क्षेत्र में पहुंच गया था। ऐसी राक्षसी प्रतिभा कुछ ऐसी थी जिसका सामना याओ लाओ ने पहले कभी नहीं किया था, यहाँ तक कि याओ कबीले के बीच अपने दिनों में भी नहीं। फ्लेम मंत्र में सब कुछ बदलने की क्षमता है। जब तक आप लगन से प्रशिक्षण लेते हैं, आपका भविष्य किसी और की तरह ही आशाजनक हो सकता है, याओ लाओ ने धीमी आवाज में कहा, ज़ियाओ यान की चिंतित अभिव्यक्ति को देखते हुए। उसके शब्द सिर्फ सांत्वना देने वाले नहीं थे, फ्लेम मंत्र में वास्तव में अपनी रैंक से परे शक्ति थी। गुरुजी, आपने मुझे मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रशिक्षित किया था। हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? ज़ियाओ यान ने पूछा। याओ लाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक एक जगह दिमाग में आई। अगला,
हम टैगर रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं। अगर मेरी याददाश्त सही है तो वहाँ एक स्वर्गीय ज्वाला हो सकती है। अध्याय 86 स्टार क्षेत्र 3000 जलती हुई ज्वाला। बोली क्षेत्र। जैसे ही जियान की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई, ज़ियाओ जियान और किंगलिन ने अनिच्छा से अपनी निगाहें हटा लीं। हमें खुश होना चाहिए कि जियान को इस बार अपने कबीले के लोगों से मिलने का मौका मिला और ऐसा नहीं है कि हम उसे फिर कभी नहीं देखेंगे। गूफी ने बेफिक्र व्यवहार से उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद वे लान किंग की पीठ पर चढ़ गए और पवित्र गोली शहर की ओर बढ़ने लगे। स्थानिक वर्महोल के अंदर ये हमेशा की तरह नीरस था, लेकिन इस बार यह शांत नहीं था। एक विस्तृत अंतरिक्ष सुरंग पर अनगिनत अंतरिक्ष यान तेजी से गुजर रहे थे और हवा यात्रियों के शोर से भरी हुई थी, जिससे अंतरिक्ष सुरंग जीवंत हो रही थी। जैसे जैसे वे इस हलचल भरे मार्ग से अपनी यात्रा जारी रखते गए, पौराणिक पवित्र गोली शहर और भी करीब होता गया। एक सुबह ज़ियाओ जियान जल्दी उठ गई और एक संक्षिप्त स्नान के बाद उसने किंगलिन को जगाने की योजना बनाई। उसने अपना गला साफ किया। किंगलिन, ज़ेड, उठने का समय हो गया है, हम लगभग पहुंच चुके हैं। अभ्यास के अनुसार जियान का नाम पुकारते हुए वह रुक गई, अपनी आंखों में उदासी को छिपाते हुए। आखिरकार वे बहुत कुछ झेल चुके थे साथ में, और भले ही 2 दिन बीत चुके थे, जियान को अभी भी जियान के अचानक चले जाने की आदत नहीं थी। गूफी ने जल्दी से उसकी अचानक झिझक को नोटिस किया। उसने जियान को गले लगाया, उसे अपने गर्म शरीर से कसकर पकड़ लिया। बहुत दुखी मत हो, हम भविष्य में फिर से जियान से मिलेंगे। जियान ने ऊपर देखा, झिझकते हुए पूछा, सच में? गूफी ने धीरे से जियान के सिर को सहलाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हम निश्चित रूप से मिलेंगे। जियान ने निर्भरता की भावनाएं विकसित की। भावना मूल्य जोड़ 100। जियान ने जवाब में फुसफुसाया, खुद को गूफी की बाहों में समेट लिया। उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद फिर से स्थानिक वर्महोल से बाहर निकलने के बाद गूफी, जियान और अन्य लोगों ने खुद को पूरी तरह से लाल रंग की चट्टान से बने एक विशाल चौक में पाया। चौराहा अंतहीन लग रहा था, जिसमें केवल एक ही दिखाई देने वाली विशेषता क्षितिज तक फैली एक लाल रेखा थी। इसके आकार को देखते हुए ये कम से कम 1000 मीटर चौड़ा था और इसमें खड़े होने पर व्यक्ति को एक छोटी चींटी की तरह तुच्छ महसूस होता था।